तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जिसका नाम है स्टाफिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो स्टाफ सिलेक्शन प्ले अ वाइटल रोल डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट। तो जो हमारे स्टाफ सिलेक्शन है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को बनने के लिए। वो कैसे? जितने हमारे पास स्किलफुल लोग होंगे, जितने हमारे पास एक्सपीरियंस लोग होंगे, जितना अच्छी स्टाफ होगा उतना ही बेहतर हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। सेलेक्ट सूटेबल पर्सन फॉर सूटेबल जॉब। जो भी हमारे पास अलग अलग टास्क है, हम उस हर टास्क के लिए सूटेबल पर्सन देखेंगे। जैसे कोडिंग के लिए कोडिंग वाले बंदे देखेंगे, डिप्लॉयमेंट के लिए जो डिप्लॉय कर सकते हैं अच्छे वो उन्हें देखेंगे, टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग वाले। तो हम सूटेबल अगर पर्सन सूटेबल जॉब के लिए सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा हेल्प करेगा कि हमारा प्रोजेक्ट एफिशिएंटली कंप्लीट हो पाए। ओवरव्यू देखिए, ओवरव्यू एक बार इसका मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में हमारा क्या होने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मैनेज पीपल। पीपल्स को मैनेज कैसे करना है, हमारे टीम मेंबर्स को कैसे हमें मैनेज करना है। हाउ टू सेलेक्ट स्टाफ एंड हाउ टू मोटिवेट दैम। जो हमने मैनेज कर ली है पीपल्स, अब उन्हें हमें कैसे मोटिवेट करना है कि वो अपना काम अच्छे से करे, प्रोफेशनल वे में करे। तो मोटिवेट दैम इन ऑर्डर टू हैव अ गुड एंड प्रोफेशनल वर्किंग इन्वायरमेंट। जितना हम उन्हें मोटिवेट करेंगे उतना इन्वायरमेंट हमारा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि हमारे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उन्हें मोटिवेट नहीं कर रहा, उन्हें ओब्लिजाइज नहीं कर रहा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का भी हमारा काम होता है कि उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करता रहे, उन्हें गाइडेंस देता रहे। ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले यूनिट 5 में। तो बात करें मैनेजिंग पीपल, तो मैनेजिंग पीपल क्या होता है? ये प्रोसेस होता है मैनेजिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। या तो हम किसी इंडिविजुअल, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैनेज करता है इंडिविजुअल का जो हमारा इंडिविजुअली वर्क कर रहा है किसी टास्क पर, और जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो भी टीम होती है जो टास्क पर काम कर रही है, उसे मैनेज करता है। पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ और पीपल होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। गोल अचीव्ड एफिशिएंटली मैनेजिंग पीपल इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। गोल हमारा तभी एफिशिएंटली अचीव होगा जब हम जो पीपल है उन्हें मैनेज करेंगे एफिशिएंटली वे में, कि राइट टीम बनाएंगे राइट टास्क के लिए, और उन्हें कोऑर्डिनेशन उनका ऐसे करेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड ऐसे करेंगे जिससे कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो एफिशिएंट वे में। तो वेरियस एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग पीपल। तो मैनेज करने के लिए हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। चलो वन बाय वन देखते हैं। पहला आता है हमारा मोटिवेटिंग। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम और असाइन इट टू इंडिविजुअल और ग्रुप। जो हमारी प्रॉब्लम होती है हम उससे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर प्रॉब्लम हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जो जिस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकता है वो उसका एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है मोटिवेटिंग। जो भी हमारे करेंटली वर्क कर रहे हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स है, जो भी किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं करेंटली, उन्हें हम टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। बात आती है नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग। प्लान ईच एंड एवरी टास्क। हम प्लानिंग में क्या करते हैं कि हमारा कितना टाइम लगेगा और रिसोर्स को पहले से ही हम प्लान कर देते हैं, कि ये इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम ट्रैक करते रहे कि वो हमारा ट्रैक में चल रहा है या नहीं है। उसे हम देखते रहते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये एवुलेट करने में हमारा हेल्प करता है प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग। तो एस्टिमेटिंग में क्या करते हैं हम? प्रिडिक्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस। हम जो पर्सन्स की परफॉर्मेंस है उन्हें प्रिडिक्ट करते हैं। हाउ फास्ट दे वर्क, कितना वो तेज़ी से काम कर सकते हैं। हाउ मच टाइम दे टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, हाउ फास्ट दे प्रोड्यूस आउटपुट। जैसे कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट जल्दी चाहिए, जल्दी उसकी डिलीवरी चाहिए, तो हम उसमें एक्सपीरियंस पर्सन उठाएंगे, ना कि फिर ऐसा, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन को पता है कि कैसे उसे हम जल्दी से डिलीवर कर सकते हैं। बात है नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट। कंट्रोल रिसोर्स और टास्क। जो भी हमारे टास्क है और रिसोर्स है हम उन्हें टाइम टू टाइम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल टास्क को कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया कि कौन सा टास्क कब कौन सी टीम को असाइन करना है, कौन सी टीम के लिए कौन सा बेस्ट टास्क रहेगा वो हम असाइन करते हैं, और कौन सा टास्क पहले हमारा परफॉर्म होना चाहिए, उसके बाद कौन सा टास्क परफॉर्म होना चाहिए, ये सब हम टास्क में देखते हैं। और रिसोर्स हम किसे पहले रिसोर्स कौन कौन, हमारे पास रिसोर्स का कुछ कंस्ट्रेंट भी होता है, तो रिसोर्स कब किसको मिलने चाहिए ये सब हम कंट्रोल करते हैं। ये थोड़ा सा फट गया है, मैंने यहाँ लिख दिया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है?
Organizing is the way in which people work, preparing plan, provide roadmap about a project, organize meeting and provide alternative way in any problem. हम देखते हैं कि हम प्लान बनाते हैं कि किस वे में हमारे जो पीपल है वो वर्क करने वाले हैं। हम एक रोड मैप बता देते हैं, जैसे कि मैंने आपको कितने सारे डिफरेंट मॉडल बताया कि किस मॉडल पे हम वर्क करने वाले हैं, और काफ़ी सारी इसमें हम मीटिंग भी कंडक्ट करते हैं एस्टिमेट लगाने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी डिस्कस होती है, और अल्टरनेटिव केस भी देखा जाता है। जो हम सोल्यूशन सोचते हैं उससे अल्टरनेटिव केस भी देखा जाता है। अगर जो हमने सोल्यूशन देखा है अगर ये आने वाले टाइम में फेल हो जाए तो हम अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी अपना रखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम इस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे हमारे जो फ्रेडरिक टेलर थे उन्होंने स्टडी करी थी। उन्होंने 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। पहला है सेलेक्ट बेस्ट पीपल फॉर जॉब। जो हम जॉब है उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पहले अपने जो भी वो वर्क कराना चाहते हो उसके लिए सेलेक्ट बेस्ट पीपल को वो सेलेक्ट करे, उन्हें ट्रेन करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से उन्हें ट्रेन करे, और प्रोवाइड इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। उन्हें अप्रिसिएशन दे, उनको प्रमोशन करे उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट करे उनकी परफॉर्मेंस के बेस में। तो ये हमारे टेलर ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। तो टेलर एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो टेलर्स ने ये भी बताया था कि जैसी जिसकी परफॉर्मेंस होगी उसे उस हिसाब से पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया तुम्हें इतना मिलेगा, जो और काम उससे डबल करा रहे हो। अगर वो डबल काम कर रहा है बंदा तो उसे उस हिसाब से पे भी मिलनी चाहिए। तो अब बात करने वाले हैं हम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसमें अगर हम पढ़े तो रिसर्च शो हाउ द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन या वर्कर इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्टिविटी। किसी की क्या स्थिति है माइंड की, वो कैसे उसके काम पर अफेक्ट डाल सकती है। तो ये हमारी थ्योरी में स्टडी हुई। द एटीट्यूड वाज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ थ्योरी। ये एटीट्यूड हमने 2 टाइप्स ऑफ थ्योरी में डिवाइड करा, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी फाई। थ्योरी एक्स में वो पीपल आते थे जिनको ऐसा लगता था कि वो अपने काम के प्रति खुश नहीं है और उन्हें वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अवॉइड करते रहते हैं। तो सजेस्ट दैट सम मैनेजर बिलीव पीपल डिसलाइक वर्क, पीपल टेंड्स टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्हें हमें टाइम टू टाइम उन्हें कंट्रोल करने की और डायरेक्शन देने की ज़रूरत थी, और उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करने की ज़रूरत थी वैसे पीपल्स को जो अपने काम के प्रति हेट थे और काम को इन्जॉय नहीं करते थे। तो थ्योरी वाई में एज्यूम पीपल इन्जॉय वर्क। थ्योरी वाई में वो पीपल आते थे जो अपने वर्क को इन्जॉय करते थे और कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड। उन्हें कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं थी, उन्हें पता था उन्हें क्या करना और उनको पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोसेस क्रिएटिव क्वालिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेते थे और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते थे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, कुछ टीचर्स होते हैं कॉलेज में, कुछ काम नहीं करते, फालतू की तनख्वाह लेते रहते हैं। इसी वजह से कुछ टीचर्स जो पढ़ाते नहीं, इसी वजह से जो बच्चे हैं वो कॉलेज भी कम जाते हैं और वो सैलरी भी लेते रहते हैं। और कुछ टीचर होते हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और सैलरी भी लेते हैं पर अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो मेहनत करते हैं। तो इसी वे में आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। अब अगर मैं इसे समराइज करूं तो थ्योरी एक्स इन्वायरमेंट मेक एवरीबडी टू रिलैक्स विच कैन बी सी विजिबली। ये हम देख सकते थे, अगर जो भी हमारा टीचर अगर रिलैक्स कर रहा है, कुछ पढ़ा नहीं रहा, तो साफ साफ दिखता है कि हाँ वो पढ़ा नहीं रहा, फालतू की तनख्वाह ले रहा है। वेयरएज थ्योरी वाई इज मोर गोल ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेस्ट मेथड फॉर स्टाफ सिलेक्शन या सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब। हमें अब अपन जो पर्सन है, राइट पर्सन अपनी जॉब के लिए सेलेक्ट करना है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी इसमें बेस्ट मेथड है। एक तो मैंने टेलर मेथड आपको बता ही दिया अभी प्रीवियस उसमें कि हमें कैसे सेलेक्ट करना है जो भी हमारा कैंडिडेट है। सेकेंड पॉइंट है अदर फैक्टर इंक्लूड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, मैथडोलॉजीज, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्टिविटी एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं कि वो कौन जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जो हमारा जो कैंडिडेट है उसे उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है। मैथडोलॉजीज देख सकते हैं कि जो भी हम डेवलपमेंट मॉडल पे वर्क करने वाले हैं उसे उसकी नॉलेज है या नहीं, या प्रोग्रामिंग, प्रोडक्टिविटी और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों पे हम जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट करते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव द बेस्ट पीपल एम्प्लॉयड इन द राइट प्लेस। ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जो जिस काम के लिए बना वो उस कंपनी पे जाए। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में हो। हालांकि आपका सिलेक्शन अगर वेब डेवलपमेंट में हो गया, या तो आप उसे वेब डेवलपमेंट में अपने आप को ढाल लो, या आपको अपने बेस्ट जॉब ढूंढनी है अपने लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो ये हमारा ऑलवेज बेटर टू हैव द बेस्ट पीपल एम्प्लॉयड इन राइट प्लेस।
अकॉर्डिंग टू गेराल्ड वेनबर्ग मोस्ट प्रोग्रामर प्रीफर टू वर्क अलोन। तो जो गेरनाल्ड वेनबर्ग था उसने बताया था कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर है वो प्रीफर करते हैं अकेले काम करने में रेदर देन टीम। जैसे कि अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो कई बार कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं कि आप अकेले में ही कंसंट्रेट करके उन प्रोग्राम पे वर्क कर सकते हो। तो ये इन्होंने लाइन दी थी, तो आप लिख सकते हो। अब बात करने वाले हम रिक्वायरमेंट प्रोसेस की, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपका भी होने वाला है कुछ दिनों में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। तो चलो बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस में क्या क्या आता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की टीम के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। टू टाइप ऑफ कैंडिडेट्स आर कंसीडर्ड। दो टाइप के कैंडिडेट्स कंसीडर करे जाते हैं। एक वो जो एलिजिबल कैंडिडेट मीट द रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन ऑन पेपर। एक वो होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन जो भी होती है उसे मीट करते हैं, जैसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन चीज़ों पे वर्क करा हो, ये सब होना चाहिए। एक तो वो कैंडिडेट होते हैं और दूसरे जो स्किल के बेस पे लिए जाते हैं। वाइल सुटेबल कैंडिडेट पोजेस द एक्चुअल स्किल एंड एबिलिटी टू जॉब वेल। इसलिए आपने देखा होगा कि 15-15, 16-16 साल के बच्चे भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। हालांकि उन कंपनियों की जो रिक्वायरमेंट है कि इतने साल का एक्सपीरियंस ये सब होना चाहिए, पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन वो स्किल की हेल्प से उन्हें वो हायर कर लेते हैं। एक्चुअल स्किल एंड एबिलिटी शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक्चुअल स्किल और एबिलिटीज़ हमारी प्रायोरिटाइज करी जाती है, ये नहीं कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि उन्होंने 10 साल एक्सपीरियंस है, 15 साल एक्सपीरियंस है, कोई मैटर नहीं करता। स्किल आपकी प्रायोरिटाइज करी जाती है, स्किल और एबिलिटीज़। तो रिक्वायरमेंट पॉलिसीज़ क्या होती है। रिक्वायरमेंट पॉलिसीज़ अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, एज और इररिलेवेंट डिसेबिलिटीज़। इसमें हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम डिस्क्रिमिनेशन करे कि हाँ भाई ये लड़का तो इसे ले लो, लड़की है इसे ना लो। तो हमारे को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जिसके पास स्किल है, जो बेस्ट सुटेबल फॉर जॉब है, उसे सेलेक्ट करना चाहिए। अब रिक्वायरमेंट प्रोसेस में होता क्या है, ये इंक्लूड क्रिएटिंग जॉब स्पेसिफिकेशन एंड प्रोफाइल्स। तो हमारी जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, प्रोफाइल्स हम पहले बनाते हैं कि हमारे पास कंपनी ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि हमारे पास ये वाली जॉब की रिक्वायरमेंट है और उसकी बेस पर प्रोफाइल बनाती है। उनका एडवर्टाइजिंग करती है, एडवर्टाइजिंग द जॉब, रिव्यूइंग रिज्यूम, जो भी हमारे रिज्यूमे आते हैं उन्हें रिव्यू करती है। कंडक्टिंग इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करती है जो भी कैंडिडेट है। टेस्ट, चेक रेफरेंस एंड पोटेंशियली कंडक्टिंग अ मेडिकल एग्जामिनेशन। कहीं कहीं जगह तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हुए जाते हैं कि पर्सन जो हमारा वर्क कर सकता है क्रिटिकल सिचुएशन में, तो इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशंस भी कई बार कंडक्ट करे जाते हैं। तो इसका गोल क्या होता है, द गोल इज टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट हु कैन कंट्रीब्यूट एफिशिएंटली टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो गोल हर कंपनी का यही होता है कि वो बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करे जो उसकी कंपनी में उनके काम को एफिशिएंटली करने में हेल्प करे। तो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। तो सपोज करो कोई एक घर का कोई हेड है, उसने अपने घर में 2 मेड हायर करी। एक मेड है ए और एक मेड है बी। तो उन्होंने एक को दी जॉब कुकिंग करने की, पर उसे पसंद है ड्राइविंग करना, और बी को दी उन्होंने जॉब ड्राइविंग करने की और बी को पसंद है कुकिंग करना। तो वो अपनी जॉब कर तो रही है, पर अपनी वो जॉब, उनकी जॉब का कोई मीनिंग नहीं है और वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। उनकी जॉब का मीनिंग और सेटिस्फाई वो कब हो गए, जब दोनों, जिसे पसंद है ड्राइविंग करना वो ड्राइविंग करे और जिसे पसंद है कुकिंग करना वो कुकिंग करे, और इससे वो एफिशिएंट वे में वर्क कर सकते हैं। तो बात करने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दी ओल्डहैम हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। तो इसकी डेफिनेशन पढ़े तो दी ओल्डमैन हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल फोकस ऑन क्रिएटिंग मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग, मीनिंग भी होना चाहिए और सेटिस्फाइंग असाइनमेंट फॉर एम्प्लॉयज़। मतलब एम्प्लॉयज़ को जो टास्क है वो इस तरीके से दे कि वो उनके लिए कोई मीनिंगफुल भी होना चाहिए और वो सेटिस्फाई भी उससे, जो भी उन्हें टास्क दिया जाए, जिसे कोडिंग दी जाए, वो कोडिंग से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बात करें, व्हेन एम्प्लॉयज़ फाइंड देयर वर्क मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग, दे आर मोर लाइकली टू बी हैप्पी एंड मोटिवेटेड फॉर देयर जॉब। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक स्किल वेराइटीज़। ये अलग अलग फैक्टर पे हमारे डिपेंड करता है, जैसे हमारी स्किल वेराइटी, अलग अलग स्किल होना। टास्क आइडेंटिफाई कैसे, इवेंट टू विच वर्क एंड इट रिजल्ट आर आइडेंटिफाइबल, कि हम उस बेस पे सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय कि हाँ ये हमें टाइम में डिलीवर करके देगा वर्क, ये इसे एक्सपीरियंस है। जैसे कि जिसका टास्क आइडेंटिफाई ज़्यादा होगा
उसको आप वर्क देना ज़्यादा प्रीफर करोगे। जैसे कि आप मेरा एग्जांपल ले लो, आपने मुझसे उम्मीद रखी थी कि मैं आपको यूनिट 5 तक सारी वीडियो ला के दूंगा एग्ज़ाम से पहले, और मैं ला के भी दे रहा हूँ। ये यूनिट 5 हमारी वीडियो बन रही है, तो जिसका ज़्यादा टास्क आइडेंटिफाई होगा उसको इतने ज़्यादा चांसेस है कंपनी में टिकने के। तो बात नेक्स्ट है टास्क सिग्निफिकेंस। तो टास्क सिग्निफिकेंस में आता है इम्पैक्ट ऑफ जॉब ऑन अदर। तो देखते हैं कि टास्क सिग्निफिकेंस में देखते हैं जो उन्हें टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे जो इंडिविजुअल है उसकी जो जॉब है उसका उसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है। कोई लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, कहीं उसे इंजॉय नहीं कर रहा हो वो जॉब को, अपना ज़बरदस्ती जॉब कर रहा हो, तो उसमें इम्पैक्ट देखते हैं। ऑटोनोमी क्या होता है? ऑटोनोमी क्या होता है, जो हम हमारे इंडिविजुअल है उन्हें फ्रीडम देते हैं जो बेस्ट वर्क करते हैं, कि वो आराम से, अब अगर कोई मैनेजर नहीं है, कोई उनका लीडर नहीं है, तो वो ईजिली डिसीजन ले सके और उन डिसीजन पे एक्शन भी कर सके अपने हिसाब से। बात करें फीडबैक की, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क। तो फीडबैक में वो इंफॉर्मेशन आती है जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ ने वर्क करा है, उन जब कंप्लीट वो वर्क कर लेते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने वर्क कितने अच्छे से करा है या नहीं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो टू इंक्रीज मोटिवेशन मैनेजर शुड सेट स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स। तो अगर हमें अपने क्लाइंट का, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनका मोटिवेशन इंक्रीज करना है, तो जो मैनेजर है वो कुछ गोल सेट कर देता है, इतने टाइम में तुम्हें ये टास्क कंप्लीट करना है, और कुछ चैलेंजिंग गोल्स सेट कर देता है कि कॉम्प्लेक्स टास्क है तो वो ऐसे उन्हें कंप्लीट करना है ये। तो जो अगर हमारे जो टीम मेंबर्स है, ये इंडिविजुअल है, वो उस टास्क को उस टाइम में कंप्लीट करते हैं तो उनका मोटिवेशन और हाई हो जाता है कि हम ये कर सकते हैं। तो बात करें मोटिवेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जॉब एनलार्जमेंट में आता है कि हम जो अपनी जॉब है, हम जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें और पार्ट में डिवाइड कर दे, जिससे, और जो हमारा एक इंडिविजुअल है हम उसे कहें कि तुम इसमें भी और इसमें भी अलग अलग जॉब में काम करो, तो उससे उसका जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। हाँ, अलग अलग टाइप के रोल्स में भी काम करने के लायक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो असाइनिंग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ ब्रॉडर स्कोप। तो जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? गिविंग एम्प्लॉयज ऑथोरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर। तो हम मोटिवेशन एक और तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम उन्हें ऑथोरिटी दे दें कि तुम डिसीजन अपने आप से लो, और डिसीजन मेकिंग पावर उन्हें दे देते हैं कि तुम डिसीजन ले सकते हो, और अगर कहीं पे एक्शन लेने की ज़रूरत है तो वहाँ एक्शन भी लो। तो गोल इज़ टू क्रिएट द जॉब दैट इज़ पर्सनली मीनिंगफुल, प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनहेंस मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज़। तो ये सब था हमारा ओल्ड हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल में। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक, इथिकल एंड प्रोग्रामिंग कंसर्न्स मतलब चिंता। तो एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बच्चों को डाउट होता है, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? सिमिलर है दोनों। एथिक्स होता है आपका धर्म क्या है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपका कर्तव्य क्या है। तो एथिक्स रिफर टू मोरल ऑब्लिगेशन बियॉन्ड लॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीन टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है: यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिवर्सल एथिक्स की बात करें तो ये वो एथिक्स है जो सबको, यूनिवर्सली जितने भी लोग हैं सबको फॉलो करनी चाहिए। ये जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लो अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट होता है, भगवान करे ना हो, तो जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें सबको, उस जो भी इंडिविजुअल उस कार में था, किसी में भी था, उसे बचाना चाहिए। ये सबका धर्म है। ये नहीं कि कोई ये जॉब करता है तो वो नहीं बचाएगा, कोई ये काम करता है, नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्सल एथिक्स आता है, वो इस चीज़ में आता है, यूनिवर्सल एथिक्स में। तो बात करें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में आता है यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स में आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के प्रति जो धर्म होते हैं, वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में। तो इसका क्या, इसमें अगर हम पॉइंट देखें, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जो प्रोजेक्ट मैनेजर या जो वहाँ के लीडर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रीट करते रहे, उनका देखते रहे। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उनको अच्छे से देखे, उनका एवेल्यूशन करे और उन्हें थोड़ा डराए धमकाए भी। प्रोमोटिंग, अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसे प्रमोट भी करे। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस एंड
हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी एंड फॉलो सेफ्टी स्टैंडर्ड। सेफ्टी स्टैंडर्ड से कैसे, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हो तो हमें कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही वो प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हो IEEE, तो इसमें IEEE के जो स्टैंडर्ड है ग्लोबली, उसे हम फॉलो करके जो अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे तभी वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव होगा। फाइनेंशियल एथिक्स क्या होता है? रनिंग क्लियर ऑपरेशन, अपना जो हमारा काम है उसे क्लियरली रन करते रहे। अवॉइडिंग ब्रीबरी, मतलब कोई लेन देन ना हो पाए उसे अवॉइड करे। एंड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड ट्रीटिंग शेयर होल्डर्स। कि अगर कोई ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो अपनी कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी को देते हैं उनसे कुछ पैसे वैसे लेके, तो ये सब नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल एथिक्स में आता है। स्मॉल कंपनी शुड सपोर्ट एम्प्लॉय विद मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज इशूज एंड प्रोवाइड हेल्प व्हेन पॉसिबल। तो स्मॉल कंपनीज में काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि स्मॉल कंपनीज में ज़्यादा काम एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, तो वो उसके टेक करे कि अपने जो आपके क्लाइंट है उनकी हेल्थ सही रहे। और छोटी मोटी कंपनियों में थोड़ी गाली गलौज भी होती है, तो उसका भी देखे कि गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। और प्रोवाइड करे, जो भी हमारे सीनियर होते हैं वो हेल्प प्रोवाइड करे जितनी हो सके जो भी हमारे जूनियर्स हैं उनको। तो बात करें हमारी नेक्स्ट प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में क्या आता है हमारा? प्रोफेशनल हैव ड्यूटी टू वार्न पीपल अबाउट रिस्क। तो प्रोफेशनल में क्या होता है, जो हमारे जो सीनियर होते हैं वो जो अगर हमारे जूनियर को कोई टास्क देते हैं तो अगर उन्होंने पहले टास्क परफॉर्म करा होता है तो उन्हें पहले वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम्हारे को इस केस में रिस्क आ सकते हैं, तो तुम उसके लिए तैयार रहना, कि जिससे जो हमारे जो टीम मेंबर्स है, जो इंडिविजुअल है, वो आगे परेशान ना हो कि हमारे रिस्क क्यों आए, किस और उन्हें सॉल्व कैसे करें। रिलेटेड टू देयर एक्सपर्टीज़, उनके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। मैनी प्रोफेशन हैव एस्टेब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट दैट सर्व एज गाइडलाइन फॉर एथिकल बिहेवियर अमोंग देयर मेंबर्स। तो प्रोफेशंस क्या होते हैं, ये कुछ गाइडलाइंस भी बना देते हैं कि तुम्हें कैसे सर्व करना है, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, कैसे तुम्हें सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, वगैरह वगैरह। प्रोमोट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमोंग क्लाइंट, कस्टमर एंड द पब्लिक्स। तो क्या होता है कि जो कंपनी है वो अपना ट्रस्ट प्रमोट करती है कि हम जो है हमारी जो कंपनी है वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, अपने क्लाइंट्स को बताती है कि हम बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, जितने भी आसपास की पब्लिक है, मतलब एक विश्वास डेवलप करती है। तो ये हमारा आता है सब प्रोफेशनल एथिक्स में। बात करने वाले हम नेक्स्ट टॉपिक में वर्किंग टीम। ये अपने आप में बहुत काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक है, तो चलो पढ़ते हैं वर्किंग टीम है क्या। वर्किंग इन अ ग्रुप इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, हम जो है टास्क को डिवाइड कर देते हैं टीम्स में। तो हमें यही है कि कॉमन प्रैक्टिस है हमारा ग्रुप में काम करना। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे जो इंडिविजुअल्स है, ये एम्प्लॉय है, वो लाइक नहीं करते टीम में वर्क करना। तो टीम में वर्क करने से उन्हें कन्फ्यूज़न होता है, या वो इतना इफेक्टिव टीम में काम नहीं कर सकते। अगर वो उस काम को इंडिविजुअल हैंडल कर सकते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर उन्हें इंडिविजुअल हैंडल करने की परमिशन दे देता है। ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरियस डिपार्टमेंट रिफ्लेक्टिंग देयर स्ट्रक्चर। टास्क ग्रुप कैन बी परफॉर्म बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टास्क। जो हमारे टास्क के ग्रुप बने जाते हैं वो स्पेसिफिक टास्क को देख के ही बने जाते हैं कि कौन सा टास्क कौन सी टीम कर सकती है। फ्रंट एंड का टास्क फ्रंट एंड वाली टीम को देंगे, बैक एंड का टास्क बैक एंड वाली टीम को देंगे। तो यही है हमारा वर्किंग टीम्स है। तो टीम्स के फॉर्मेशन मॉडल, टीम फॉर्मेशन मॉडल में 5 मॉडल आते हैं। टीम हैज़ टू गो 5 स्टेजेस से होकर गुजरती है हमारी जब टीम का फॉर्मेशन होता है। चलो समझते हैं फॉर्मिंग क्या होता है। फॉर्मिंग हमारा एक तरीके से टीम जो हमारी जब फॉर्म्ड होती है, मतलब आप नए नए आए हो अभी स्कूल में, तो मेंबर्स इंट्रोड्यूस ईच अदर। उस टाइम जो सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं, हाँ भाई मेरा नाम ये, तुम्हारा नाम ये। तो स्टॉर्मिंग क्या होता है? स्टॉर्मिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस में अराइज। जब किसी टॉपिक पे डिस्कस होता है तो सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो हमारी डिबेट हो जाती है अच्छी खासी। तो कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाती है जब भी टीम बनती है। जब नई नई टीम बनती है तो ऐसा कई बार होता है कि स्टॉर्मिंग हमारी देखी जाती है, तूफान आ गया एक तरीके से। फिर नॉर्मिंग क्या होता है? नॉर्मिंग होती है हमारे तूफान के बाद की शांति। नॉर्मिंग में क्या होता है? टीम स्टार्ट टू एस्टेब्लिश सम गाइडलाइंस एंड रूल्स। जो हमारी टीम्स है उनके लिए हम कुछ गाइडलाइंस और रूल्स बना देते हैं। हाँ भाई, अगर ये कह रहा है तुम्हें सबकी सुननी है, उस हिसाब से तुम्हें काम करना है, तो ये सब आता है हमारे नॉर्मिंग में।
मेंबर बिगिन टू अंडरस्टैंड ईच अदर इन बेटर वे। जो हमारे एक मेंबर्स होते हैं टीम के, वो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, अच्छे तरीके से। लाइक स्टॉर्म पास्ट, जैसे मैंने बताया तूफान के बाद की शांति है ये। तो बात करें हमारी नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में क्या होता है, व्हेन अ टीम इज फंक्शनैलिटी एज इट बेस्ट। जब हमारी टीम हमारी काम परफॉर्म करना शुरू कर देती है, वो आता है हमारे परफॉर्मिंग में। एवरीवन वर्क टुगेदर, सारे एक साथ काम करते हैं कि अचीव ग्रेट रिजल्ट, कि हमारा जो टीम रिजल्ट है वो बिल्कुल एफिशिएंट और बढ़िया रिजल्ट आए। हमारा एडजर्निंग, एडजर्निंग आप एक तरीके से फेयरवेल की तरह ले लो। हमारी टीम का जो हमारा काम होता है वो ख़त्म होने को आ ही जाता है, और मेंबर रिफ्लेक्ट ऑन देयर अचीवमेंट, वो अपनी अचीवमेंट्स देखी जाती है कि किसी ने कितना काम करा, किसी ने कितना अचीव करा, और एक दूसरे को गुड बाय कहने का वक्त आ जाता है। हमेशा नहीं है कि पहले ये और पहले ये होगा। कई बार ये होता है कि एडजर्निंग में जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो टीम को वापस प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि तुम इसमें ये अपडेट करो, ये करो। तो हमेशा नहीं है कि ये लीनियर फॉर्म में ही चलेंगे। तो बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हर बंदे की एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है जब भी हमारी टीम परफॉर्म होती है। एनी प्रोजेक्ट टीम मस्ट बी फॉर्म्ड विद द बेस्ट मिक्स ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटी। बेस्ट टीम वो होती है जिसमें अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी मिक्स होती है। एक ही तरीके नहीं है कि तुमने एक ही टीम पे सिर्फ कोडिंग कोडर डाल दिए, कि ऐसा प्रोजेक्ट में सिर्फ तुम कोडिंग से काम नहीं चलता, टेस्टिंग, बहुत सारे फेजेस होते हैं। इसलिए बेस्ट टीम वही होती है जिसमें हमारे जो मिक्स ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती है। तो बेबलिन फॉर्मुलेटेड द नीड ऑफ बैलेंस टीम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल। तो देखते हैं अलग अलग कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए हमारे पीपल में, कौन कौन सी हेल्प करेगी हमारे बेस्ट टीम बनाने में। जैसे कि आप बात करो चेयर, तो चेयर क्या होता है, चेयर में वो लोग आएंगे जो हमारी मीटिंग कंडक्ट कराने में सबसे बढ़िया है। तो चेयर में हम वो लोगों को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लांट में वो लोग आते हैं जो हमारे जो आइडियाज़ को, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करने में बढ़िया होते हैं, वो आते हैं लोग हमारे प्लांट में। नेक्स्ट आता है मोनीटर एंड एवोल्यूटर में वो लोग आते हैं जो गुड एवोल्यूशन कर सकते हैं, और जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, हमारा फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन देखने में माहिर होते हैं, वो आते हैं मोनीटर में। शार्पर में आते हैं डायरेक्टिंग द टीम अटेंशन टू इम्पोर्टेंट इशूज। अगर कोई भी हमारा इशूज अराइज होता है, इंपॉर्टेंट इशू होता है, वो अपनी टीम को कहते हैं कि पहले ये सॉल्व करो। अगर कोई हमारा हाई रिस्क आने की चांसेस है, पहले से ही आपको इंश्योर कर देगी कि ये वाला रिस्क आने वाला, तो आप इस पे वर्क पहले करो। टीम वर्कर, जो टीम में काम करते हैं, टीम वर्कर आप लिख सकते हैं। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर वो होते हैं जो हमारे रिसोर्स को अलग अलग जगह से कलेक्ट कर सके, वो चाहे फिजिकल वे में हो कि आप कोई मैन पावर ला रहे हो, या इन्फॉर्मेशन जो भी आपके सॉफ्टवेयर में आने वाली है या वो कलेक्ट कर रहे हो। तो कंप्लीट फिनिशर वो होते हैं कि वो जिन्हें चिंता होती है कि हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए टाइम पर, तो वो आते हैं हमारी कंप्लीट फिनिशर में। बाकी आता है हमारा नेक्स्ट कंपनी वर्कर, जो कंपनी में काम करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रुप परफॉर्मेंस में सबसे गाइस पहले तो बैकग्राउंड वॉइस अवॉइड करना। घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ी बहुत वॉइस आ सकती है। तो ग्रुप परफॉर्मेंस में सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे बेस्ट एफिशिएंट वे कौन सा है, ग्रुप में काम करना या इंडिविजुअल काम करना। तो इसका आंसर है दोनों अपने अपने केस पे डिपेंड करते हैं। कब इंडिविजुअल काम करना एफिशिएंट है, कब ग्रुप में काम करना एफिशिएंट है, ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिसाइड करता है। हमारे 4 वे है कैटेगराइज ग्रुप टास्क। तो हम जो ग्रुप टास्क है उन्हें 4 वे में कैटेगराइज करते हैं: एडिटिव टास्क, कंपनसेटरी टास्क, एंड डिस्ट्रिक्ट टास्क, एंड कंजक्टिव टास्क। तो क्या होते हैं हमारे ये चारों, तो चलो वन बाय वन समझते हैं। तो इन्हें समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। एक क्लासरूम है और उन्हें किसी टीचर से दिक्कत है, और सिमिलरली दूसरी क्लासरूम है, आप क्लासरूम को एक टीम की तरह लेना। सिमिलरली दूसरी क्लासरूम है, उन्हें भी उस टीचर से दिक्कत है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी पहली क्लासरूम की प्रॉब्लम है उससे दूसरी क्लासरूम भी कोलैबोरेट करेगी, दोनों, और कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यानी कि अगर हमारे पास एक टीम है तो दूसरी तीसरी टीम जो भी है वो उस प्रॉब्लम को, और जो उस टीम के मेंबर्स है वो किसी टीम की कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम एडिटिव टास्क। कंपनसेटरी टास्क क्या होता है, कंपनसेटरी टास्क विद इन अ टीम होता है, यानी कि एक टीम में जो हम हर बंदे की राय लेके कि क्या क्या हमारी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, हर बंदे की राय लेके जो हमारा एवरेज सोल्यूशन बनेगा वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं।
डिसजंक्टिव टास्क में क्या होता है, जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, हम सबको कहते हैं कि तुम अपना अपना, कोई भी प्रॉब्लम है सबको कहते हैं कि तुम अपना अपना सॉल्यूशन दो। जब हम सॉल्यूशन सबसे कलेक्ट कर लेते हैं और जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और कंजक्टिव टास्क में क्या होता है कि जो हमारे टास्क है उसे हम सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं और जो टीम के मेंबर्स हैं उन्हें दे देते हैं कि वो हर सब टास्क पे वर्क करके हमें दे। तो इनको आप नोट से थोड़ा प्रीफर कर लेना। और मैं अगर आपको बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग। एक दो टॉपिक जो छूट गए हैं उन्हें मैं अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर मेरी एडवाइस ये है कि आप उन्हें खुद से पढ़ लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाऊं। लेकिन मैं अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो उसके लिए स्टे ट्यून। उसमें जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको ये नोट्स तो पढ़ने हैं पर जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना है, उन्हें थोड़े अपने कॉलेज के नोट से भी रेफर कर सकते। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने अपने नोट्स में उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करा है, पर फिर भी आप अपने कॉलेज के नोट से गो थ्रू हो जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उससे आपको मैं थोड़ा बहुत, आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा उन टॉपिक में, आपको मैं थोड़ा बहुत बता भी दूंगा और थोड़ा बहुत दिखा दूंगा कि नोट्स में किस जगह वो टॉपिक है, तो आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।